तो बहुत ही भारी सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉज। एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के लॉ के सिलेबस में, चाहे वो 3 ईयर हो या 5 ईयर LLB प्रोग्राम हो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। पहले यही सब्जेक्ट था पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई है और अब ह्यूमन राइट्स जो है वो सिलेबस से जा चुका है, तो अब है पब्लिक इंटरनेशनल लॉज। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉज क्या है, क्या होते हैं उसके टॉप क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीटेटिवली आते ही हैं एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम A to Z सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे, करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग सीखेंगे, कितने पेजेस भरने हैं और कितने पेजेस नहीं ये भी समझेंगे। इसी के साथ हम एंड ऑफ द वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स या वेटेज कैरी करते हैं। बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जब हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, सबसे पहले ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो आप एज एन एक्सटेंशन किसी भी आंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है व्हाट इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, डिफाइन इट्स कैरेक्टर्स। या सवाल ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, व्हाट आर द ट्रीटीज, व्हाट आर द डॉक्ट्रीन्स, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि आप इसे एज अ एक्सटेंशन, एज अ प्लग इन आप यूज़ कर सके। तो सबसे पहले समझते पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है क्या। अब यहाँ आपको एक महाशय की पूरी कहानी याद करनी पड़ेगी, इस महाशय का नाम याद करना पड़ेगा जिसका नाम है ह्यूगो ग्रोटियस। अब ये जो ह्यूगो ग्रोटियस थे, ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके लिए आप इन्हें मजबूरन साइडलाइन नहीं कर सकते, इन्हें आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और इन्होंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या कहा है ये आपको लिखना पड़ेगा। ह्यूगो ग्रोटियस सर ने कहा कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ आर द लॉज विच गवर्न द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सॉवरेन स्टेट्स। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, जिसका खुद का पूरा कंट्रोल हो अपनी टेरिटरी पे। So the laws which govern the mutual relationship between two sovereign nations, two sovereign states, based on mutual consent and common principles, इसे हम सिंपल सरल सुगम भाषा में कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। यानी कि वो सेट ऑफ लॉज जो दो सॉवरेन स्टेट्स के बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसे गवर्न करता है बेस्ड ऑन व्हाट, म्यूचुअल कंसेंट एंड ऑल्सो ऑन कॉमन प्रिंसिपल्स। यानी ऑब्वियसली जब तक मेरा एज अ स्टेट म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, मैं किसी के साथ ट्रीटी नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ कन्वेंशंस में नहीं एंटर करूंगा। जब मैं किसी के साथ एक ट्रीटी करता हूं, मैं किसी के साथ एक कन्वेंशन करता हूं, तो मैं उसके साथ लीगली एक रिलेशनशिप में आ गया हूं। और वो रिलेशनशिप के टर्म्स क्या है, दोज आर द प्रोविजंस ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रीटी और द कन्वेंशंस। तो सबसे पहले ये समझना यहाँ पे ज़रूरी था। तो ह्यूगो ग्रोटियस ने क्या कहा कि इंटरनेशनल लॉ आर द लॉज दैट गवर्न द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सोवरेन स्टेट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट एंड कॉमन प्रिंसिपल्स। एज सिंपल एज दिस। अब आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये तो हमने बात कर ली। अच्छा, अब ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके ट्रेड्स क्या है, थोड़ा ये समझना भी जरूरी है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक है, ज्यादा सर को लोड नहीं देना है। 5 इसके बेसिक ट्रेड्स हैं। पहला तो स्टेट सोवरेनिटी भाई साहब होना बहुत जरूरी है। जब तक कि कोई नेशन, कोई स्टेट सोवरेन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका खुद के ऊपर पूरा 100% कंट्रोल नहीं है, तब तक ऑब्वियसली वो किसी और के साथ डील ही नहीं कर सकता, किसी और के साथ ट्रीटीज ही नहीं कर सकता, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में या कन्वेंशंस में अपने आप को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी। सो स्टेट सोवरेनिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये कंसेंट बेस्ड लॉज है। कंसेंट बेस्ड यानी कि क्या, जब तक मैं एज अ स्टेट अपनी मर्जी से उसे कंसेंट नहीं करता, कंसेंचुअलाइज नहीं करता हूं, तब तक वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। यूनाइटेड नेशंस कोई फोर्स नहीं कर सकता यूएन किसी को कि आपको मेरा पार्ट बनना ही पड़ेगा। भाई कंसेंट बेस्ड है आपका, अगर आपकी इच्छा हो तो आप बनिए। अभी भी 100% कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस।
करेक्ट? सो इट इज कंसेंट बेस्ड। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मल्टीलैटरल होता है। अब मल्टीलैटरल का क्या मतलब हो गया? बायलैटरल मतलब दो, बाय मल्टीलैटरल मतलब दो से ज्यादा। कई सारी कंट्रीज क्या करती हैं, जब ऐसे सेट ऑफ लॉज को एक्सेप्ट करती है, ऐसे सेट ऑफ लॉज में अपना कंट्रीब्यूशन भी करती है। कैसे? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन के, जैसे आईएमओ है, आईएलओ है, यूनाइटेड नेशंस खुद अपने आप में है। ऑलराइट, सो इंटरनेशनल लॉज में आप जो भी ट्रीटी करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मल्टीलैटरल होती है। देखिए, जैसे हमारी एक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसके बाद आए, जिसने नेटो को बनाया। सो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, जो 1949 में आ गया था, ये भी मल्टीलैटरल है। इसमें दो कंट्री नहीं, दो से ज़्यादा कंट्रीज हैं। तो जब उन्होंने वो ट्रीटी करी, तो अब उसके प्रोविजंस सारी अंडरसाइनिंग कंट्रीज के ऊपर क्या हो गई? इम्प्लीमेंट हो गई। तो ये मल्टीलैटरल है, ये कंसेंट बेस्ड है। इसके लिए स्टेट सोवरेनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है। यानी कि भाई, दो देश आपस में ट्रीटी कर रहे हैं या मल्टीलैटरल ट्रीटी हो रही है, तो इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जहां पे आके आप कंप्लेन्स करोगे कि अरे इन्होंने ऐसा कर दिया और इन्होंने वैसा कर दिया। सो देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू इट। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज पांचवा याद रखिएगा, देर इज नॉन रेट्रोएक्टिविटी। अब बोलेंगे ये बड़े बड़े शब्द आप, वैभव भाई आप तो बस पहले नॉर्मल होते हो फिर एकदम से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हो। सो नॉन रेट्रोएक्टिविटी अगर याद नहीं रहता है तो आप याद रखिए रेट्रोस्पेक्टिव। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। आज अगर कोई लॉ बना है तो वो कल के किए हुए काम पे, बीते हुए कल के किए हुए कामों पे नहीं अप्लाई होगा, आने वाले फ्यूचर की एक्टिविटीज पे, उस पे अप्लाई हो जाएगा। इसे कहा जाता है जब कोई लॉ प्रोस्पेक्टिव एंगल से, प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव से बने, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। ऑलराइट, सो इसे कहा जाता है नॉन रेट्रोएक्टिविटी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या है? फटाक से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला तो हो गया स्टेट की सोवरेनिटी होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि ये कंसेंट बेस्ड होता है, ये मल्टीलैटरल होता है। फिर हमने करा कि ये नॉन रेट्रोएक्टिव है, यानी कि इसकी कोई रेट्रोस्पेक्टिवनेस नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव ही होता है। और पांचवा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। तो ये हो गया बेसिक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई, इंटरनेशनल लॉ है, चलिए ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को गवर्न करता है, इसके इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके सोर्सेस क्या हैं? तो सोर्सेस में प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। भले ही तुम अपनी रिलेशनशिप एनिवर्सरी भूल जाओ, ये नहीं भूल सकते हो, ठीक है? 4 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। सबसे पहला एंड मोस्टेस्ट, मेरा वर्ड है, मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट इज कस्टमरी लॉ। अब कस्टमरी लॉ होता क्या है? देखो, कस्टम्स को पहले समझिए। ये सब आंसर लिख के उसे लंबा करने के काम आएगा, ठीक है? कस्टम्स का मतलब होता है वो टाइप की कुछ प्रैक्टिसेस जो इममेमोरियल टाइम से चल रही हैं। इममेमोरियल मतलब आप याद नहीं रख सकते कि इतनी पुरानी है। सो ऐसे प्रैक्टिसेस जो, या ऐसे कस्टम्स जो इममेमोरियल टाइम से चले आ रहे हैं और उन्हें मान्यता दे दी गई है एज व्हाट? एज अ लॉ। देखो, इंडिया में भी कस्टमरी लॉ है। किसी भी लॉ का पहला फाउंडेशन ही कस्टमरी लॉ होता है, क्योंकि लॉज किस बेसिस पे बनते हैं? हमारे उस स्टेट की प्रैक्टिसेस, कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स कैसे चलते आ रहे हैं। सो जब कस्टम्स, व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर, हम उसे मान लेते हैं, हम उसे मान्यता देते हैं कि ये भी अपने आप में एक लॉ है। उसके लिए उन कस्टम्स का यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि एक ग्रुप फॉलो करता है, एक ग्रुप फॉलो नहीं करता। ये नहीं चलता। यूनिफॉर्मली एंड यूनिवर्सली वो फॉलो होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, और जो करंट लॉज है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मान लेते हैं किसी एक स्टेट में स्लेवरी एक कस्टम था, लेकिन आज के लॉज में स्लेवरी इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, तो ऐसा कस्टम लॉ नहीं बन सकता। तो सबसे पहला सोर्स क्या है? कस्टमरी लॉ। फिर आता है ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। अब ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। ट्रीटी एक लेमैन टर्म में आप समझ लो, जब हम कोई सोवरेन स्टेट एक
एग्रीमेंट में जाता है, एक एग्रीमेंट साइन करता है किसी दूसरे सोवरेन स्टेट के साथ या बहुत सारे सोवरेन स्टेट्स के साथ, ऑलराइट, इसे कहा जाता है एक ट्रीटी या एक कन्वेंशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो जब हम ऐसी कोई ट्रीटी या ऐसा कोई कन्वेंशन का पार्ट बनते हैं तो वो भी हमारा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बन जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या बात हो गई? हाँ बिल्कुल, जैसे आपकी कंपनी ने या आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या करते हो, आप एडमिशन फॉर्म भरते हो, कॉलेज के टर्म्स एंड कंडीशंस को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्नॉलेज करते हो, जैसे अटेंडेंस हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, इंटरनल एग्जामिनेशन में सबमिशन हो गया, आप ये सबको एडहर करते हो और एग्री करते हो और फिर आप अपना साइन करते हो। मतलब क्या, अब वो भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके ऊपर अब लीगली बाइंडिंग हो गया है। सिमिलरली जब हम किसी भी ट्रीटी या कन्वेंशन में एंटर होते हैं तब क्या हो जाता है, वो हमारे ऊपर लीगली बाइंडिंग हो जाते हैं। तो सेकंड क्या है, कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्राइमरी सोर्स है, सब याद रखना। थर्ड, जब हम किसी भी टाइप के जनरल प्रिंसिपल्स को मान्यता देते हैं। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स यानी कि वो प्रिंसिपल्स, वो नॉर्म्स, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो लॉज जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या है? आप इनको बिल्कुल जनरल प्रिंसिपल्स की श्रेणी में डाल सकते हैं। अच्छा, श्रेणी थोड़ा भारी वर्ड हो गया ना, कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये जनरल प्रिंसिपल्स को क्योंकि यूनिवर्सली इसको मान्यता दे दी गई है तो जनरल प्रिंसिपल्स कभी भी उसमें आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना गया है। अब फोर्थ, पहला हमने करा कस्टमरी लॉ, फिर हमने करा ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, फिर हमने करा जनरल प्रिंसिपल्स, और अब भाई जो सब जगह एप्लीकेबल है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? जिनको प्रेसिडेंट, बड़ा भाई प्रेसिडेंट हो, इंडिया का प्रेसिडेंट मत लिख देना, इट इज PRECEDENT, ठीक है, नॉट PO, अपना प्रेसिडेंट वाला प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, सो जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी जुडिशियल डिसीजंस किसके, इधर इंडिया का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मत लिखना, ऐसा नहीं चलता है। इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, अपने देश से थोड़ा बाहर निकलो ये सब समझने के लिए। ओके, तो इंटरनेशनल लॉ में क्या होगा? इंटरनेशनल लॉ में भाई जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि रिस्पेक्टिव कंट्रीज के सुप्रीम कोर्ट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, होता है। जैसे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीब्यूशन है, ओके, वैसे यूरोपियन कोर्ट्स का भी है, अमेरिकन कोर्ट्स का भी है, ब्रिटिश कोर्ट्स का भी है। लेकिन जुडिशियल प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे किसके माने जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑन द सी, ऑलराइट। तो ये यू ऑल्सो हैव योर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यू ऑल्सो हैव योर परमानेंट सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो है वो ICJ, ITLOs, ये सब के माने जाते हैं, ICC के माने जाते हैं, ऑलराइट, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो 4 सोर्सेस क्लियर हो गए। पहला क्या था? सबसे पहला हमने करा कस्टमरी लॉ, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, जनरल प्रिंसिपल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब ये सोर्सेज हो गए। अब भाई साहब, हमने डेफिनेशन करा इंटरनेशनल लॉ का, ह्यूगो ग्रोटियस के पैर पढ़ लिए, फिर हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स की, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हमने, 4 सोर्सेज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कर लिए। अब ये इंटरनेशनल लॉ का पर्पस क्या है वो तो कोई बता दो। तो चलो बता देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ का 4 मेन पर्पसेस इसके होते हैं। सबसे पहला पर्पस क्या, और मैंने बड़े बेसिक वाले लिए हैं ताकि अगेन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, पेपर में कुछ का कुछ नहीं लिख के आओ और फिर ये नहीं कहो कि वैभव ने तो बताया नहीं, तो इसके लिए अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पसेस हैं इंटरनेशनल लॉ के। पहला, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। अगर कभी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे हो जाता है, बोलोगे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होता है? बिल्कुल हो सकता है, आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हो, इसके बहुत सारे केस लॉज हैं, ऑलराइट। जब भी वॉर्स होती हैं
जब भी कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। तो क्योंकि इतनी कंट्रीज कभी कभी इन्वॉल्व होती है तो जाओगे कहाँ, गुहार कहाँ लगाओगे? ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कैसे होता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी में इसके लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। मारपोल एक चीज़ है, उसको कभी पढ़िएगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट मैरिटाइम पोल्यूशन। ठीक है, ये जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आप सबको याद होगा बहुत टाइम पहले ये हुआ था कि ओजोन लेयर में एक होल हो गया था। ओके, तो क्या हो रहा था, डायरेक्टली जो यूवी लाइट्स हैं, जो यूवी रेज हैं, वो क्या करती भाई, अर्थ अगर बड़ा हो जाता वो होल तो क्या होता, ऑब्वियसली अर्थ वुड हैव गॉन लाइफलेस। ठीक है, सो सारी कंट्रीज दे केम टुगेदर एंड दे रिपेयर्ड इट। अब रिपेयर मतलब सिला नहीं है बैठ के, ऐसे वो एनवायरनमेंट लॉज, एनवायरनमेंट के उस तरीके के वो सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, सब लोगों ने फॉलो करा, तब जाके काफ़ी समय में वो रिपेयर हुआ, रिस्टोर हुआ। इंटरनेशनल लॉ ये भी कहता है कि हमें कभी भी इस लेवल का एनवायरनमेंट डैमेज नहीं करना चाहिए जहाँ वो एनवायरनमेंट खुद को रिपेयर ही ना कर पाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी, यानी कि क्या, इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट कई सारे नेशंस के साथ में क्या है, उनके ट्रेड रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। ऑलराइट, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जिनके साथ इंपोर्ट कर रहे हैं और जिनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं ना, तो ऐसी हवा में ट्रेड रिलेशंस हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ लिखा पढ़ी में होती है। आप लॉ स्टूडेंट्स हो, आपको ये पता होना चाहिए, सबके लिए एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हर चीज़ के लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ ट्रीटीज़ भी होती हैं। तो ये कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये सब इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब ये ट्रीटी ट्रीटी हम इतना टाइम से चल रहा है, ये ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ के अंडर आएगा, ये बोला किसने? तो यहाँ आता है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। ये भी आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 ने ये बोला है, उसका ये डिक्लेरेशन था, उसका एक कंक्लूजन था क्या, कि जितनी भी ट्रीटीज हो, चाहे वो सिंगल इंस्ट्रूमेंट में हो या मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में होने दो, लेकिन आएगा इंटरनेशनल लॉ के अंडर ही। ऑल राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी के साथ हमारे 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी थियोरीज क्या क्या हैं। ऑल राइट, इंटरनेशनल लॉ की थियोरीज क्या हैं? अब बोलोगे यार वैभव भाई थियोरीज भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल थियोरीज हैं भाई। उस टाइम पे ये बड़े बड़े एमिनेंट जूरिस्ट्स थे, उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे जैसे वक्त बदलता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उसके साथ वी हैव टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट ऑल्सो। सो 5 इसकी मेन थियोरीज हैं। पहला है नेचुरल लॉ थियोरी। अब नेचुरल लॉ थियोरी क्या होता है? सी, नेचुरल लॉ थियोरी इज़ वेरी वेरी सिंपल, यानी कि नेचुरली आप इसको जनरल प्रिंसिपल से भी कंपेयर कर सकते हो। देखो, जो इनहेरेंट बाय लॉ, जो इनहेरेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं हो सकता, ऑलराइट, उसे तो फॉलो करना ही करना है। बस मैंने आपको शॉर्ट में बताया, यही होती है नेचुरल लॉ थ्योरी। वैसे भी तुम कौन सा 2-2 पेज लिखने वाले हो नेचुरल लॉ थ्योरी और ये सब थियोरीज पे, ठीक है। फिर नेचुरल लॉ थ्योरी के बाद आता है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। पॉजिटिविस्ट थ्योरी क्या कहता है? जब एक सोवरेन स्टेट ने दूसरे सोवरेन स्टेट के साथ या मल्टीपल सोवरेन स्टेट्स के साथ क्या करा है, कोई ट्रीटी करी है, कोई कन्वेंशन करी है, ऑल राइट, तो क्या हो गया, वो उसके ऊपर लीगली बाइंडिंग हो गई, वो लीगली बाइंडिंग हो जाती है। और ये क्या होना चाहिए? ये वॉलंटरीली कंसेंट बेस्ड इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसे कहते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी। फिर आती है रियलिस्ट थ्योरी। अब रियलिस्ट थ्योरी क्या है? रियलिस्ट थ्योरी बहुत सिंपल है। वो बोलती है भाई कोई भी सोवरेन स्टेट को जब तक उसे ये नहीं लगता कि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के साथ ये पर्टिकुलर ट्रीटी, कन्वेंशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलाइन होती है, मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा, मैं साइन नहीं करने वाला। रियलिस्टिकली बात करो, पॉजिटिव पॉजिटिव रखो साइड में। रियलिस्ट थ्योरी बोलती है अनलेस एंड अनटिल अ सॉवरेन स्टेट फील्स क्या, कि उसके पर्सनल इंटरेस्ट्स के साथ वो पर्टिकुलर ट्रीटी, कन्वेंशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलाइन नहीं होती है, तो वो उसमें पार्ट नहीं लेगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको साइन नहीं करेगा। लगता है तो कर लेगा, रियलिस्टिकली सोचते हैं।
फिर आती है लिबरल थियरी। अब लिबरल थियरी क्या होती है? लिबरल थियरी ये कहती है कि कोई भी भाई बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सबके कॉमन इंटरेस्ट को साथ में लेकर के चलती है, जैसे यूनाइटेड नेशंस। तो जब यूनाइटेड नेशन चार्टर बना था 1945 में, तब क्या था भाई, इतनी सारी कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट को साथ में लेकर के चले थे। तो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं लोग। कोई सोवरेन स्टेट्स होती हैं वो बन जाती हैं। किसी के ऊपर प्रेशर है क्या? गन पॉइंट पे रखा है क्या? नहीं ना, सिंपल, बनना है तो बनो। ये होती है लिबरल थियोरी। अब लिबरल थियोरी के बाद में हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी क्या कहती है कि भाई लॉस कभी भी फिक्सेटेड हो ही नहीं सकते हैं, नॉर्म्स कभी भी फिक्सेड हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज भाई लॉ एवर इवॉल्विंग है। जैसे हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। भाई समय समय की बात है। काश उन्होंने भी ये चीज़ समझी होती है। तो एनीवे, सो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एवर इवॉल्विंग है, वैसे ही इंटरनेशनल लॉज भी एवर इवॉल्विंग है। उसको फिक्सेट नहीं कर सकते। अगर फिक्सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा साहब? अगर उसको फिक्सेट कर देंगे तो क्या होंगे? वो एक टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाएंगे, किसी काम के नहीं आएंगे। अभी आईपीसी को चेंज किया ना, सीआरपीसी को चेंज किया ना, क्यों? आउटडेटेड हो गए भाई साहब, नए लॉज चाहिए, लेकर आओ। जो समय के साथ चलता है वही बलवान, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आपकी 5 थियोरीज: नेचुरल लॉ थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, लिबरल थ्योरी और साथ में कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब 5 डॉक्ट्रिन्स भी है। आई प्रॉमिस ये लास्ट है इस आंसर में, लेकिन थोड़ा तो आंसर लंबा लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या तुम लोग पढ़ तो लेते हो, लेकिन लिखने के टाइम पे ना एकदम ब्लैंक, समझ नहीं आता लिखना क्या है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए ये सब बता रहा हूँ। कुछ तो याद रहेगा इतने में से, तो जो याद रहेगा उसके लिए मेरे को पॉइंट्स तो बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलोगे वैभव ने बताया नहीं है। तो बता रहा हूँ, मेरे पास मत आना बाद में कि बताया नहीं। 5 डॉक्ट्रिन्स हैं, ठीक है। तो पहली डॉक्ट्रिन क्या है? पहली है स्टेट सोवरेनिटी की डॉक्ट्रिन। यानी कि क्या? स्टेट सोवरेनिटी का मतलब होता है अपुनिच भगवान है। मतलब सिंपल, मेरे टेरिटरी में मेरा ही जुरिस्डिक्शन चलेगा, मेरे ही लॉस चलेंगे, मेरी अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम है, अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम है, राइट्स है, उसमें कोई आके मुझे ज्ञान नहीं दे सकता है। सो a sovereign state in its own territory has the right to practice its own jurisdiction, political rights, political freedom and economic freedom. उसमें कोई कुछ होके बोल नहीं सकता। इसी से रेलेवेंट एक सेकेंड डॉक्ट्रीन है जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन इंटरवेंशन। मतलब एक तो क्लियर बात हो गई कि मेरे देश में जो चल रहा है वो मैं देखूंगा, कोई और देख नहीं सकता है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है भाई? मैं किसके साथ ट्रीटी कर रहा हूँ, मैं किसके साथ कन्वेंशन कर रहा हूँ, मैं किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ, उसमें कोई थर्ड कंट्री आके मेरे को ज्ञान नहीं देगी। क्या रे वो है ना, वो पाकिस्तान है ना, वो हाँ नहीं, उसने उसने 2 दिन पहले ऐसा किया, वो कर, करना करना नहीं, ऐसा करना नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा, आप इंटरवीन नहीं कर सकते, इंटरफियर नहीं कर सकते। ठीक है, अपने घर को देखो, दूसरों के घरों के बच्चे में टांग मत अड़ाओ अपनी। ठीक है, एनीवे पर्सनली मत लेना। ये तो सेकंड क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन। थर्ड आता है पैक्टा संट सर्वेंडा। अब ये पैक्टा संट सर्वेंडा क्या है? ये कोई हॉगवर्ट्स का स्पेल जैसा लगता है, पितृदेव संरक्षणम, तो ऐसा नहीं है। पैक्टा संट सर्वेंडा, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट इन सिंपल टर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? आपने किसी के साथ एग्रीमेंट करा है, यानी क्या? किसी भी दूसरे सोवरेन स्टेट के साथ आपने एग्रीमेंट करा है, ट्रीटी करी है, कन्वेंशन करी है, तो क्यों हवा में की दिखाने के लिए करी? नहीं ना, वो इंडिया नहीं है, वो आप फॉलो करना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट बाईपास इट, एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रीटीज जब हम करते हैं तो वो इंडिया में कैसे अप्लाई होती है? आर्टिकल 253 है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसको कॉमन लॉ में इंक्लूड करने का प्रोसीजर है, प्रोविजन है। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या फॉलो करता है? डुअलिस्टिक थियरी को फॉलो करता है। अभी इस पर आगे आएंगे हम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पैक्टा संट सर्वांडा।
फोर्थ, जस्ट कॉगेंस यानी नॉन डेरोगेशन। जस्ट कॉगेंस का मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई। जस्ट कॉगेंस का मतलब बहुत सिंपल होता है, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ओके, कुछ ऐसे लॉज, रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो इनहेरेंट राइट है। कोई सॉवरेन स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए, किसी सॉवरेन स्टेट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए मुझको उसको वैलिडेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉर्न ह्यूमन हो तो आपको राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी बिफोर जस्टिस है। इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं हो सकता, कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन ऑब्वियसली अब तुम कांड करोगे तो सब एक्सेप्शन ही है फिर, लेकिन एग्जेम्पशंस नहीं मिल सकते, ठीक है। इसे कहा जाता है जस्ट कॉगेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट कॉगेंस। ऑलराइट, तो जस्ट कॉगेंस भी हो गया। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जिसे हम कहते हैं R2P। R2P, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट क्या भाई, हर स्टेट की अपनी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है, इंटरनेशनल लॉज को कंट्रीब्यूट करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। अपनी टेरिटरी तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, बाहर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करो, ठीक है। समाज सेवा कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो शर्म करो। ये मतलब लेने लेने की बात नहीं है, गिव एंड टेक है भाई, यू नो, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, लाइक दिस है। तो ये आपका बेसिक आंसर था टू दी क्वेश्चन। अगर आपको पूछा जाए कि भाई इंटरनेशनल लॉ क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, उसकी थियरीज क्या है, उसकी डॉक्ट्रिन्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यही यही एक आंसर है। और ये सब जगह में इंक्लूड हो जाएगा, ये सब जगह आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हमने करा, पहले हमने उसका डेफिनेशन करा, ह्यूगो ग्रोटियस साहब के पैर पढ़ के उसका डेफिनेशन लिखना। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सोवरेनिटी ऑफ स्टेट है, कंसेंट बेस्ड है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, मल्टीलैटरल है, नॉन रेट्रोएक्टिविटी है। 4 सोर्सेज, क्या क्या 4 सोर्सेज हैं उसके, पहला ट्रीटीज एंड कन्वेंशन है, कस्टमरी लॉ है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जनरल प्रिंसिपल्स हो गए। 4 सोर्सेज कर लिए। 5 उसकी 4 पर्पसेज है, सॉरी 4 पर्पसेज, क्या, प्रोटेक्शन ऑफ human rights, protection of environment, protection of international peace and security, and to maintain healthy relations in international trade and economic relations। उसमें healthy relations maintain करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5 theories, कौन सी, नेचुरल लॉ थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी, लिबरल थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। और वैसे ही 5 क्या है इसमें, डॉक्ट्रिन्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन, पैक्टा सन्ट सर्वांडा, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट कॉगेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ये याद रखना, अब मत बोलना वैभव ने बताया नहीं, ठीक है। आधे घंटे का लेक्चर दे दिया एक आंसर पे, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ऑलराइट, सो ये आंसर आप किसी भी और दूसरे आंसर में मर्ज बहुत इजीली कर सकते हो, या पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पार्ट इसमें से, भाई किसी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव लिख दिए, सोर्सेस तो लिखना ही लिखना। देखो 3 चीज़ मैं अपने एंड से रेकमेंड करूंगा, प्लीज़ 3 चीज़ें आप कहीं भी लिख सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, प्राइमरी सोर्सेज क्या है, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है। और अगर 30 मार्क हाँ बनना है, हाँ तो थियोरीज भी डाल दो, ठीक है। सो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज, थियोरीज, डॉक्ट्रिन्स, पर्पस, ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के 3 ईयर एंड 5 ईयर LLB में एक जो हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ट्रीटी क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसके फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, कौन से ग्राउंड पे वो टर्मिनेट हो सकती है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बिना किसी वक्त की बर्बादी के अब आगे चलते हैं, नहीं तो फिर आप बोलोगे वैभव ने बताया ही नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये ट्रीटी किस बला का नाम है। ऑलराइट, ट्रीटी बहुत सिंपल सी चीज़ है। ट्रीटी इज अ काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज़ अ फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट or a bond also, you can say in certain cases, which is done between 2 or more than 2 sovereign states, but consent based, involuntarily नहीं voluntarily। all right, once you get into a treaty, क्या हो जाता है, वो लीगली बाइंडिंग हो जाती है सारे अंडरसाइंड पार्टीज पे।
ठीक है, वेरी बेसिक, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। ऑलराइट, तो ये ट्रीटीज इंटरनेशनल लॉ में कहाँ से आ गया? ऑलराइट, तो ट्रीटीज इंटरनेशनल लॉ में आया बिकॉज ऑफ अ ट्रीटी इटसेल्फ, जिसे कहा जाता है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। इसकी वजह से जो है ट्रीटीज से कहा जाता है, इसकी वजह से ट्रीटीज केम इनटू द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉज ही से गवर्न करते हैं। तो ट्रीटी क्या होता है हमें समझ में आ गया, कन्वेंशन क्या होता है समझ में आ गया, एक ही बात है, बाय एंड लार्ज एक ही बात है। ऑलराइट, अब टाइप्स ऑफ ट्रीटीज क्या होती हैं? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रीटीज बहुत आसान है। सबसे पहले बायलैटरल ट्रीटीज। अब ये बायलैटरल क्या है? बाय का मतलब होता है टू, ठीक है, तो जब दो सोवरेन स्टेट्स के बीच में कोई एक ऐसा एग्रीमेंट या ट्रीटी करी जाती है उसे हम कहते हैं बायलैटरल ट्रीटी। मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम इतने ईमानदार अगेन हो नहीं कि तुम बड़े बड़े एलाबोरेशन में ये सारे पॉइंट्स लिखो, क्योंकि पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 13 मार्क्स या 15 मार्क्स के लिए इतना ज़्यादा तो तुम लिखने वाले हो नहीं, तो इतनी ईमानदारी मुझे तो मत दिखाओ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, तो पहले तो कितने टाइप की ट्रीटी होती है भाई? 5 टाइप की ट्रीटी होती है। पहला बायलैटरल, जो दो सोवरेन स्टेट्स के बीच में हो। ओके, सेकंड मल्टीलैटरल ट्रीटी। नाउ मल्टीलैटरल ट्रीटी इज दैट टाइप ऑफ ट्रीटी व्हिच इज एग्जीक्यूटेड, साइंड एंड एग्जीक्यूटेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, हमको पता है, जैसे हमारा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी था, ठीक है, जैसे जनीवा कन्वेंशन था। बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 से ज़्यादा ही, तो उसको मल्टीलैटरल, जब मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है मल्टीलैटरल ट्रीटी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं यूनिवर्सल ट्रीटी। अब यूनिवर्सल ट्रीटी क्या होती है? ये वो ट्रीटी होती है जो ओपन टू ऑल है, भाई जिसे आना है साइन करना है कर लो और इसको उसका पार्ट बन जाओ। यूनिवर्सली ओपन है सबके लिए, तो ये यूनिवर्सल ट्रीटी होती है। फिर आते हैं रीजनल ट्रीटी। रीजनल ट्रीटी जो होती है, रीजनल ट्रीटी इज ओनली फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ कंट्रीज और फॉर अ सर्टेन जोग्राफिक रीजन ओनली। यूरोपियन यूनियन बनी, काउंसिल ऑफ यूरोप बना, ये सब भी किसके थ्रू हुआ है? अरे ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ऑफ 1648 इज नोन एंड कंसिडर्ड एज द मेन फाउंडेशन फॉर योर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉज। उसमें स्टेट सोवरेनिटी की बात की हुई थी, उसमें फ्रीडम्स की बात की हुई थी, इक्वालिटी टू स्टेट्स की बात की थी। तो बहुत सारे स्टेट उसका पार्ट बने थे, लेकिन वो सर्टन ज्योग्राफी के। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अभी अपन ने बात की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिससे नेटो बना है, वो सबके लिए थोड़ी थी, सर्टन ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए थी। सो इसे कहा जाता है रीजनल ट्रीटी, जो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए हो या फिर वो एक ज्योग्राफी के लिए हो, उस ज्योग्राफी की कंट्रीज के लिए ओपन हो। फिर आता है फ्रेमवर्क ट्रीटी। भाई ऐसी कोई ट्रीटी है जिसने कुछ फ्रेमवर्क्स या गाइडलाइंस को जरा सजेस्ट कर दिया या उसने फॉर्मुलेट कर दिया। सबसे बड़ा एग्जांपल वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज। उसने क्या किया? बता दिया ना, जो भी ट्रीटी होगी वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आ जाएगी। तो क्या किया? फ्रेमवर्क बता दिया उसने। सो दिस कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक एग्जाम्पल है या ये बहुत प्रिसाइज एग्जाम्पल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। बेसिकली वही ट्रीटी जो फ्रेमवर्क्स सेट कर दे किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइप के एसोसिएशन के लिए, किसी टाइप के बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, फ्रेमवर्क ट्रीटी उसे कहा जाता है। ऑलराइट, अब टाइप्स ऑफ ट्रीटी हो गई। टाइप्स ऑफ ट्रीटी के बाद आता है भाई ट्रीटीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेप्स क्या है। भगवान से डरो और ईमानदारी से ये 6 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रीटी और फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी, क्योंकि ये तुम कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी अगर तुम्हें नहीं आया, एग्जाम में अगर तुम ब्लैंक हो रहे हो, चुल्लू भर पानी हाथ में ले लेना अपने, ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि मैं तो बता रहा हूं और इससे ज़्यादा आसान तरीके से तुम्हें कोई और बता नहीं सकता। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी भाई साहब 6 चीज़ें होती हैं उसमें। पहले नेगोशिएशंस होते हैं। अब नेगोशिएशन का मतलब मांडोली भावतोल वो नहीं होता, अंडरस्टैंड। नेगोशिएशन का मतलब जो कंट्रीज के, जो सोवरेन स्टेट्स के रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आएंगे, बैठेंगे और चाय पे चर्चा करेंगे क्या कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी की जिसमें हम एंटर हो रहे हैं उसके टर्म्स क्या होने चाहिए, कंडीशंस क्या होने चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स वगैरह 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 सब कुछ क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए। दे नेगोशिएट
जब ये सारी बातचीत हो गई कि हाँ ये टर्म्स कंडीशंस होंगे, हम ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, फला ढिमका, सब हो गया, नेगोशिएशन के बाद आता है एडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट। अभी एडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट किसे कहते हैं? अब बोलोगे एडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट मतलब फॉन्ट होता है क्या? फॉन्ट नहीं होता है, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है उसका कॉन्टेक्स्ट, ओके, प्रिसाइज वर्ड्स क्या यूज करने हैं उस ट्रीटी में, कौन सी लैंग्वेज में वो ट्रीटी करनी है, उसका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, उसका प्रियम्बल क्या है। देखो इसको मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी टाइप का जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है जहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, तब आप प्लीज़ याद करो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेहरबानी करके पढ़ो, वकील बनने वाले हो कुछ शर्म करो, ठीक है। जब डिफ़िकल्टी होती है और जब सब कुछ फेल हो जाता है, तो ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क वो लिया जाता है कि ओरिजिनल इंटेंट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे भी एडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट में प्रियम्बल, लैंग्वेज, प्रिसाइज वर्ड्स टू बी यूज, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं। तो आपने पहले क्या करा? सबसे पहले आपने नेगोशिएशन करा, एडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट करा, अब सब कुछ हो गया, सेट हो गया। अब सिग्नेचर होगा, ठीक है। सिग्नेचर कौन करेगा भाई? यही जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही सिग्नेचर करेंगे इस ट्रीटी में। अब ये साइन करने से ट्रीटी फोर्स में आ गई क्या? ऐसा नहीं होता, इतना इजी नहीं है। ट्रीटी एक बार आपने साइन कर दी तो जो मोनिस्टिक थियोरी को बिलीव करते हैं वो स्टेट्स में तो वो अप्लाई हो जाती है, क्योंकि उनके लिए जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, वो सुप्रीम है, वो सुपीरियर है देन योर नेशनल लॉज, डोमेस्टिक लॉज। लेकिन जो ड्यूलिस्टिक थियोरी को मानते हैं जैसे इंडिया, वहां पे क्या होता है? पहले ही आपने ट्रीटी साइन कर दी तो ट्रीटी साइन करने से वो लागू नहीं होगी, वो थर्ड फोर्थ स्टेप में जाएगी, जिसे कहा जाता है रैटिफिकेशन। साइन करी, अब इसको जरा पार्लियामेंट में लाओ, लेजिस्लेचर के सामने लाओ, इसको अप्रूव कराओ गवर्नमेंट से। जब वो ट्रीटी अप्रूव होगी, रैटिफाई होगी, उसके बाद फिफ्थ एंट्री इनटू फोर्स, तब वो फोर्स में आएगी। तो अब इसमें एक सवाल बड़ा अजीब आता है कि भाई एक बात बताओ, जब वो साइन करने से फोर्स में आई ही नहीं तो साइन किया क्यों है? हाँ तो भाई फॉर्मल एक्सेप्टेंस है उस ट्रीटी के लिए, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे तुमने अपने स्कूलों में किया होगा कि तुम अपने रामू काका को पापा बना के ले गए होगे पेरेंट टीचर मीटिंग में, साइन करके आ जाता है, तो ऐसा नहीं चलता ना। इट इज़ अ वैलिडेशन, सिग्नेचर करना पड़ता है। क्यों सिग्नेचर करना पड़ता है? बताना पड़ता है ना। मैं आपको लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ, बताना पड़ता है ना कि ये देखो भाई इन्होंने साइन करा है, मतलब दे एक्सेप्ट एंड दे एक्नॉलेज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी। अब बताओ पास करना है कि नहीं? तो जब ये हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, तब वो रेटिफाई हो जाएगी। रेटिफिकेशन वर्ड है, अप्रूवल भप्रूवल लिखने की गलती मत करना, ठीक है, मेरा श्राप लगेगा तुम लोगों को। रेटिफिकेशन, बड़े हो जाओ थोड़े, वोकैबुलरी पीपल्स प्लीज। रेटिफाई होने के बाद क्या होगा? वो एंट्री इनटू फोर्स हो जाएगी, मतलब फोर्स में आ जाएगी। फोर्स में आ गई, उसके बाद छठवीं चीज होगी क्या? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन व्हाट? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होगी। एज सिंपल एज दिस, ज्यादा दिमाग लगाने का ना को, वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? पहले नेगोशिएशन होगा, फिर एडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट होगा, फिर सिग्नेचर होगा बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर वो रैटिफिकेशन में जाएगी, रैटिफाई हो जाती है तो फिर एंट्री इनटू फोर्स में आ जाएगी, और फिर वो अप्लाई करना पड़ेगा, यानी अप्लाई करना पड़ेगा। इंडिया में यही फॉलो होता है। और रैटिफाई होने के बाद कैसे इंप्लीमेंट होता है ये ध्यान रखना, सारे नर के बच्चों को अभी बता रहा हूँ। जब भी किसी भी टाइप की ट्रीटी को साइन करके आते हो ना, रैटिफाई हो जाती है ना, डायरेक्टली वो पार्ट नहीं बन जाता, डायरेक्टली उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 253 के अंडर ये सारे प्रोविजंस हैं, जहाँ कहा जाता है तब तक कोई इंटरनेशनल ट्रीटी आप पे अप्लाई नहीं होती जब तक आप उसको कॉमन लॉ का पार्ट नहीं बना लेते। पढ़ा करो थोड़ा, ठीक है। तो ये है। तो अब आपको फॉर्मेशन भी पता चल चुकी है, ट्रीटी की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे होता है किसी भी ट्रीटी का? इट इज वेरी सिंपल। इंटरप्रिटेशन यानी कि इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसको समझना, क्या कैसे समझा जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। तो अब मैंने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट अपने आप में एक चीज है,
पहले तो ऑर्डिनरी मीनिंग लिटरल इंटरप्रिटेशन कर लो यार, जो लिखा है वही मतलब है। सेकंड होता है कॉन्टेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बात बोली। फॉर एग्जाम्पल भाई लेट से वैभव एक अच्छा लड़का है या वैभव अच्छा है, हाँ वो तो मैं हूँ मुझे मालूम है, लेकिन किस सेंस में अच्छा? वह पढ़ाई में अच्छा है, व्यवहार में अच्छा है, रिश्तों में अच्छा है, पैसे में अच्छा है, काम में अच्छा है, किस में अच्छा है, किस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है? तो कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्या था ट्रीटी का, उसके बेसिस पे भी उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। भाई किस चीज को डिलीवर करने के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ट्रीटी बनाई गई थी, ये भी तो बात है। तो ये थर्ड पॉइंट है, इस बेसिस पे भी ट्रीटी को क्या किया जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है। फिर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस, कि भाई आपने ट्रीटी को रेटिफाई करने के बाद क्या क्या किया, सब्सिक्वेंट यानी उसके बाद में क्या क्या किया, उसके बेसिस पे भी ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो कौन सी और इसमें फिर सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज भी है, भाई जो उसके इर्द गिर्द आपने एडिशनल क्या क्या काम करे ट्रीटी की वजह से, तो वो भी उसके बेसिस पे भी क्या होती है। ये मैंने बहुत लेमन टर्म में समझा कि उसके बेसिस पे भी इसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो किन 5 चीजों पे इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ऑर्डिनरी मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, सब्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस एंड सप्लीमेंट्री एक्टिविटी। ठीक है, अब भाई किसी भी ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मेन पर्पस या सिग्निफिकेंस क्या होता है। पहली बात तो ये कि भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बहुत काम आती है, क्योंकि उसके टर्म सारे क्लियर होते हैं, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में काम आता है। फिर लीगली बाइंडिंग होती है दोनों पार्टीज के ऊपर, यानी कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हाँ हाँ किया तो था ना, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी एक अरेंजमेंट होता है जहां आप साइन करो सब कुछ लिखा रहेगा, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। उसको कहते हैं MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता, लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ट्रीटीज लीगली बाइंडिंग होती है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, ये पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के बहुत काम आता है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि भाई किसने वायलेशन करा है, किसने ब्रीच करा है, ये सब भी तो समझना जरूरी है। कैसे मालूम पड़ेगा, ट्रीटी में सब लिखा है। एंड फोर्थ, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। सारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस में ट्रीटीज कन्वेंशंस के थ्रू ही इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन होता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की गई होगी। अब ट्रीटीज का जो टर्मिनेशन है वो कैसे होता है, तो ट्रीटीज का टर्मिनेशन भी भाई, जैसे इसको मैं आप लोग के लिए सिंपल बनाता हूं। अगर तुम में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट सेम चीज है। जैसे क्या, म्यूचुअल कंसेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो वैसे ही ट्रीटी भी खत्म हो सकती है म्यूचुअल कंसेंट से। अब ये ट्रीटी आगे नहीं चलानी, इसको एंड करो, तो म्यूचुअल कंसेंट से खत्म हो सकता है। ब्रीच, और किसी ने मटेरियल ब्रीच कर दिया, वो ट्रीटी का टर्म्स को वायलेट कर दिया, प्रोविजंस को वायलेट कर दिया, तो इट कैन बी द ट्रीटी इज टर्मिनेटेड। थर्ड, जब आपकी इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस है, भाई साहब ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, जिसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, या जिसको हम क्या नहीं प्रैक्टिस में ला ही नहीं सकते हैं, तो इसको कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है, तो वहां पे भी वो ट्रीटी क्या हो सकती है, 100% टर्मिनेट हो सकती है, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाती है। फिर अगर के कोई फंडामेंटल चेंज इन सिनेरी हो जाता है, फंडामेंटल चेंज इन सिचुएशन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं रेबिस सिक स्टंटिबिस। तो अगर कोई फंडामेंटल चेंज आ गया सर्कमस्टांस में, सिनेरियो में, तभी भी वो ट्रीटी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। फिफ्थ एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, किसके साथ, जस्ट कॉगन्स के साथ। अब जस्ट कॉगन्स क्या होता है भाई, जो प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं चलता। अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटी ऐसे न्यू प्री एम्प्टरी नॉर्म्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आती है, ऐसी ट्रीटी नहीं चलेगी, टर्मिनेट हो जाएगी। एग्जाम्पल, मान लो कॉलोनियल एराज में अगर किसी ने कोई ट्रीटी करी होगी कि भाई फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टेट से जो है स्लेव्स भेजे जाएंगे कहीं पर, ट्रीटी की हुई है, लेकिन आज की डेट में न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स है, वहाँ पे तो स्लेवरी प्रोहिबिटेड है। तो क्या हो गया, प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटी है, होगी, न्यू प्रीएम्प्टरी लॉ के साथ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में, टर्मिनेट इमीडिएटली। तो ये है आंसर, ट्रीटीज क्या है, उसका फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या हैं, टर्मिनेशन किस ग्राउंड पे हो सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कितनी टाइप की ट्रीटीज होती है,
खबरदार अब अगर तुमने गलती की तो। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने बताया है, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले ट्रीटी हमने डिफाइन कर दी, उसके बाद हमने वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज, ये भूलना मत, 1969 भूलना मत इसको, ठीक है। इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ में ये आया हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ ट्रीटीज, 5 कौन सी टाइप की ट्रीटीज होती हैं, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, यूनिवर्सल, रीजनल और फ्रेमवर्क ट्रीटी, तो ये नहीं भूलना है। इसके साथ में फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज में 6 स्टेप्स, नेगोशिएशन, एडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट, सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद रैटिफिकेशन होता है, रैटिफिकेशन के बाद एंट्री इनटू फोर्स आ जाती है, जब एंट्री इनटू फोर्स आ जाती है उसके बाद में क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो इंप्लीमेंट हो जाती है। टर्मिनेशन के ग्राउंड अगेन 5, जैसे म्यूचुअल कंसेंट से टर्मिनेट कर सकते हो, ब्रीच, मटीरियल ब्रीच किसी ने कर दिया इन्वॉल्व पार्टीज में से तो, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टांस, एंड अगर किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है विथ जस्ट कॉगेंस, ठीक है। ये 5 चीज़ हो गई। अब मेजर ट्रीटीज कौन कौन सी है, तो मेजर ट्रीटीज बहुत सारी होती हैं। पहले वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज याद रखना 1969, यूनाइटेड नेशन चार्टर्स 1945, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी 1982, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949, जेनीवा कन्वेंशन 1949, उसके साथ में आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस एग्रीमेंट 2015 और एनपीटी जो नॉन प्रोलिफरेशन हुई थी, दैट इज़ इन 1968, ठीक है। इसके साथ में हाँ आई थिंक मैंने बाय एंड लार्ज सब कवर कर दिया है, ठीक है। हाँ मैं लेके बैठता हूँ, रेफरेंस के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ट्रीटीज़ हैं, ये याद रखना। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो मुंबई यूनिवर्सिटी के 3 ईयर एंड 5 ईयर LLB के ये कोर्स में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है एग्जाम्स में, और वैसे भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी, जो कवर होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी 1982 के अंडर, ठीक है। क्या है ये, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, मैरीटाइम जोन्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, बिना किसी वक्त की बर्बादी के तुरंत शुरू करते हैं, नहीं तो फिर आप बोलोगे वैभव ने बताया नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी 1982 है क्या। देखो पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पहले क्या होता था कि जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, उस पर कोई ज्यूरिसडिक्शन का कोई सेट फ्रेमवर्क नहीं था, यानी कि उसके ऊपर कोई लॉज या कोई ऐसे उसके मैरीटाइम जोन्स नहीं थे। तो टेरिटोरियल सी जो है, जिसके ऊपर 100% जुरिस्डिक्शन होता है कंट्री का, वो कैसे फॉलो होता था, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कि पहले तोप होती थी, कैनन्स होती थी, तो कई लोग, कई स्टेट्स क्या करते थे, हमारी कैनन कितनी दूर तक फायर कर सकती है उसके बेसिस पे डिसाइड करते थे टेरिटोरियल सी कितना। भाई किसी का 3 नॉटिकल माइल्स हो गया तो उसकी टेरिटोरियल सी उतनी हो गई, किसी का 5 नॉटिकल माइल है तो उसका उतना हो गया। तो अब उन्होंने बोला तो गड़बड़ हो जाएगी यार, क्योंकि ये तो टेक पे डिपेंड करता है। तो साला कल कोई मिसाइल लॉन्च करेगा, वो बोलेगा मेरी तो 5000 नॉटिकल माइल तक जाती है, तो ये तो पंगा है। तब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि मेरी टेरिटोरियल सी में ये घुस गया, मेरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ने ये ले लिया, वो ले लिया। ये सब कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली बाय द वर्ड दे वर नॉट देयर। तो फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी 1982 में आया, और फिर क्या हुआ, मैरीटाइम जोन्स डिफाइन करे गए। अब मैरीटाइम जोन्स क्या क्या है, सबसे पहले तो देखो टेरिटोरियल सी आता है। टेरिटोरियल सी क्या होता है, टेरिटोरियल सी वो जोन है मैरीटाइम में, वो जोन है पानी में, जहां किसी भी सोवरेन स्टेट का 100% जुरिस्डिक्शन है, 100% कंट्रोल है। आप समझ जाओ जैसे वो उस देश का ही पार्ट है, मतलब सच्ची में है, बट वो उसका पूरा सब उसकी चलती है वहाँ पे, ठीक है। टेरिटोरियल सी में एंटर करना मतलब आप उस देश में एंटर कर चुके हो। तो टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल तक होते हैं। अब आप बोलोगे ये नॉटिकल माइल क्या है, किलोमीटर में ना, गलती से भी भगवान के लिए एग्जाम में किलोमीटर में आंसर मत लिख के आना, एग्जामिनर होगा ना ऐसे पेपर फाड़ के उड़ा देगा। थोड़ा सुधर जाओ यार, मतलब वाटर्स में किलोमीटर नहीं होता, जमीन नहीं है वो। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स।
लेकिन खबरदार, तुमको कसम है तुम्हारे पूरे खानदान की, अगर तुमने किलोमीटर में आंसर लिखा तो नॉटिकल माइल में ही लिखना, ठीक है? तो कितने नॉटिकल माइल तक होता है? 12 नॉटिकल माइल तक। अरे लेकिन वैभव भाई, 12 नॉटिकल माइल कैलकुलेट कहाँ से होगा? ये मुझे मालूम है तुम लोग के दिमाग में आया नहीं है, क्योंकि तुमको क्या लेना देना है कि कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा काम है बताना, नहीं तो फिर बोलोगे वैभव ने बताया नहीं, इसके लिए अभी बता रहा हूँ। 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है वो कवर होता है, वो स्टार्ट होता है, कैलकुलेट होता है बेस लाइन से। अब बेस लाइन क्या होती है? देखो, जब आपने हाई टाइड लो टाइड सुना होगा, तो जब लो टाइड में पानी, अब मान लो ये ज़मीन है, मान लो, ठीक है? अब पानी लो टाइड में सबसे नीचे कहाँ तक आया? मानो यहाँ तक आया, तो इस पॉइंट को ज़मीन पे कहा जाएगा बेस लाइन। यहां से पानी में 12 नॉटिकल माइल क्या हो गया? टेरिटोरियल सी हो गया। समझ आ गया? इसका बहुत ही फेमस केस है आपका एंग्लो नॉर्वेनियन फिशरीज केस है, ठीक है? पढ़ के जाना, एंग्लो नॉर्वेनियन फिशरीज केस क्या होता है, ठीक है? अब इसके बाद में आता है कंटिग्यूस जोन। ये 12 नॉटिकल माइल के बाद 24 नॉटिकल माइल तक आता है कंटिग्यूस जोन। अब ये कंटिग्यूस जोन क्या होता है? कंटिग्यूस जोन एक ऐसी जोन है आपके वाटर्स में जहां आपका 100% जुरिस्डिक्शन नहीं होता, लेकिन वहाँ आपकी कस्टम्स एक्टिव होती है, इमिग्रेशन, फिजिकल प्रैक्टिसेस, वो सब आपका एक्टिव रहता है। वहाँ आपका 100% जुरिस्डिक्शन नहीं होता, पार्शल जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, एक तरीके से। अब ये 24 नॉट, तो 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल आपका कंटिग्यूस जोन। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक भाई साहब आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ आपका कोई जुरिस्डिक्शन आइडियली है नहीं, वहाँ आपके राइट्स एंड प्रिविलेजेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो वो 200 नॉटिकल माइल तक चलेगा, लेकिन उसमें है क्या? मतलब वहाँ आपको एक्सक्लूसिव राइट है एक्सप्लोरेशन का, एक्सप्लॉयटेशन का। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना नहीं। नहीं तो जाओगे आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है? तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का राइट सिर्फ आपको है। वहाँ पे वहाँ के कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वहाँ के सी बेड से क्या करना? मिनरल्स निकालना, ओर्स निकालना, वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करना, नेविगेट के, सब का राइट आपकी सिर्फ आपको है। उस कंट्री को है जिसका वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, या तो उन कंट्रीज को है जिसके साथ इस पर्टिकुलर कंट्री ने एग्रीमेंट किया। भाई जैसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास समुद्र है ही नहीं। नेपाल के पास तो समुद्र है नहीं, ठीक है, भूटान के पास तो है नहीं, कहाँ से करेगा? तो इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि ठीक है भाई हम भी करें, क्या मतलब थोड़ा सा चलेगा, आ जाओ, ऐसा। तो ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है जो है फिशरीज ज्यूरिसडिक्शन केस। भाई ये स्पेन और कनाडा के बीच में हुआ था, ठीक है? अब इसी के ठीक नीचे भाई साहब, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ठीक नीचे आपको दिखेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बेसिकली जो सी बेड होती है वो 200 नॉटिकल माइल के परे भी जाता है। वहाँ पे भी आपको एक्सप्लोरेशन का, एक्सप्लॉयटेशन का, रिसोर्सेज निकालना करना, ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको राइट है। अगेन जुरिस्डिक्शन का कुछ नहीं, यहाँ पे कोई लेना देना जुरिस्डिक्शन का नहीं होता है। अब 200 नॉटिकल माइल भी मैंने पार कर दिया। अब आप इंटरनेशनल वाटर्स में आ गए हो, यानी कि अब आप हाई सीज में आ चुके हो। जब आप हाई सी में आ जाते हो, वहाँ पे मौज है, बल्ले बल्ले है, क्योंकि वहाँ किसी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, किसी का कोई भी से नहीं है, आस्क नहीं है। वेरी सिंपल। हाई सीज में किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं होता, वो इंटरनेशनल वाटर्स कहा जाता है पॉपुलर कल्चर में, ठीक है? तो जब वो हाई सी है तो वहां तो कितनी फ्रीडम होगी, क्या क्या फ्रीडम है? पहली बात, आपको नेविगेशन की फ्रीडम है, यानी कि नेविगेट करो, वहां पे भौजे मारो, भर्रे मारो, किसको दिक्कत? नेविगेट कर सकते हो। वहां का जो एरोस्पेस है, उस पानी के ऊपर जो एरोस्पेस है, उसमें आप ओवरफ्लाइट कर सकते हो। टेरिटोरियल सी में इजीली बिना परमिशन के नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हाई सीज में ओवरफ्लाइट करो, नेविगेट करो, ओवरफ्लाइट करो आराम से। वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना दो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई किसी का जुरिस्डिक्शन तो है नहीं। वहां पे एक्सप्लोरेशन करो, एक्सप्लॉयटेशन करो, सबमरीन केबल्स, पाइपलाइंस बिठा दो सी बेड पे, तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। और फिशिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जुरिस्डिक्शन तो किसी का है नहीं। इसके लिए आप देखेंगे कई सारी जो शैडो वेसल्स होती हैं, शैडो फ्लीट,
वो हाई सीज़ में क्या करती हैं, एक शिप से दूसरे शिप में। शैडो फ्लीट्स क्या होती हैं भाई? शैडो फ्लीट वो होती हैं बेसिकली जो सैंक्शनड नेशंस होते हैं, जिनको किसी ट्रेड के, इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ एस्पेक्ट्स में ऑपरेट करने का राइट नहीं है, वो बेनामी शिप्स को लेके जाती हैं और कमोडिटीज़ को एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफ़र करती है। कहाँ पे? हाई सीज़ में, क्योंकि हाई सी में किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये तो ये सब फ्रीडम है हाई सीज में आपको। ओके, अब कुछ और नेविगेशन के भी फ्रीडम्स होते हैं, हाई सी में नहीं, अदरवाइज, जैसे राइट टू इनोसेंट पैसेज। अब राइट टू इनोसेंट पैसेज क्या है? ये जनरली वॉरशिप्स के लिए होता है। से फॉर एग्जांपल इंडिया की टेरिटोरियल सी से यूके की वॉरशिप्स जा रही है, तो वो जा सकती है, 100% जा सकती है भाई, लेकिन उसको इनोसेंट पैसेज के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई अलग से जगह नहीं है। इनोसेंट पैसेज मतलब उसको अपनी इनोसेंस दिखानी पड़ेगी। कैसे? जितनी मेन बैटरीज हैं, मेन गन्स, अच्छा बैटरी का मतलब इंजन वाला बैटरी नहीं, बैटरी का मतलब होता है जो मेन गन्स हैं उसको कवर करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मिसाइल के साइलोस जो ऐसे खुलते हैं फिर मिसाइल निकलती है, उसको बंद करना पड़ेगा। यानी कि उसको ये दिखाना पड़ेगा हम इनोसेंटली चुपचाप यहाँ से सिर्फ जा रहे हैं, सिर्फ पैसेज कर रहे हैं यहाँ से, हमारा इंटेंशन आपको अटैक करने का नहीं है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक केस था, दैट केस इज द कोरफू चैनल केस। जो कोरफू चैनल केस है वो इसी में हुआ था। बेसिकली दिस वॉज बिटवीन अल्बेनिया एंड ब्रिटिश वॉरशिप्स। तो हुआ क्या था, ये 1946 के कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स के केसेस हैं। हुआ ये था बेसिक सेंस में कि ब्रिटिश वॉरशिप्स जो हैं वो जा रही थी कोरफू चैनल से, पास हो रही थी, एंड दे एंटर्ड, दे वर गोइंग थ्रू द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अल्बेनिया। अब हुआ क्या, उन अल्बेनिया के टेरिटोरियल वाटर्स में माइंस थी। तो जब ये ब्रिटिश वॉरशिप उन माइन से टकराई तो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया तो इनकी वॉरशिप्स को बहुत डैमेज हुआ और कैजुअलिटी भी हुई, यानी कि लॉस ऑफ लाइफ हुआ। तो आईसीजे के पास केस गया, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ही केस गया। तो अल्बेनिया ने बोला अरे ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आके हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो आईसीजे ने बोला कि भाई गपचुप बैठ, ऐसा कुछ नहीं है, उनका राइट टू इनोसेंट पैसेज है, वो जा सकते हैं, आप पे अटैक करने नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश वॉरशिप्स ने एक गड़बड़ करी। उन्होंने जब ब्लास्ट हुआ तो उनको वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या करा, आगे माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस करे। मतलब माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस जनरली ये होते हैं, नेवी क्या करती है, बाकी के माइंस को निकाल देती है। ठीक है, तो उन्होंने जो माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस किए उसकी वजह से अल्बेनिया की सोवरेनिटी डेफिनेटली चैलेंज हुई। क्यों चैलेंज हुई? सिंपल रीजन, बिकॉज माइंड स्वीपिंग का राइट इनको नहीं था, वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी थी, अल्बेनिया से परमिशन लेनी चाहिए थी। ओके, दीज आर सम बेसिक थिंग्स। तो ये जो माइंड स्वीपिंग ऑपरेशंस था, आईसीजे ने बोला यूके तुम ये नहीं कर सकते थे। तो ये सारे कुछ केस लॉज हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, प्लीज ये पढ़ के जाना। ठीक है, तो राइट टू इनोसेंट पैसेज होता है कंट्रीज को, ऑल राइट। अब राइट टू इनोसेंट पैसेज के बाद एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट पैसेज। यानी कि बेसिकली क्या होता है, वेरी सिंपल, शांति से हम पैसेज कर रहे हैं, शांति से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, उसका भी राइट है, उसकी भी अथॉरिटी है। अब और एक चीज होती है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, नेविगेट आप कर सकते हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से कर सकते हो, कंटिग्यूअस जोन से कर सकते हो। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के अंडर में या आपके इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी के अंडर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होता है भाई? मैंडेटरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोविजन है, यानी कि करना ही पड़ेगा, चाहे आप वो नेगोशिएशन से करो, आर्बिट्रेशन से करो, कंसिलिएशन से करो, आप जुडिशियल रेजोल्यूशन करो, कुछ भी करो, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आर्बिट्रेशन में मैटर्स जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पे आर्बिट्रेशन परमानेंट सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन में मैटर्स जा सकते हैं। तो ये सब के भी प्रोविजंस हैं, और इसी के साथ में आईटी लॉज के अंडर जाता है, यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के अंडर भी ये केसेस जाते हैं, जहाँ से क्या हो सकता है, रूलिंग आ सकती है, जजमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंडेट्स हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो करना ही है। देखो बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जब होते हैं, सो एज ए लीगल प्रोफेशनली चीज़ तुमको बता रहा हूँ, तो चार्टर पार्टी एक डॉक्यूमेंट होता है, बिना चार्टर पार्टी के आप ये सब, ये FOB CIF टर्म्स के आप बेसिकली एक्सपोर्ट्स कर ही नहीं सकते हो। तो चार्टर पार्टी में आर्बिट्रेशन क्लॉज होता ही होता है, यानी कि अगर के डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ होगी, यानी कहाँ आर्बिट्रेशन होगा, कौन से कंट्री के आर्बिट्रेशन लॉज फॉलो करेंगे, इंडिया के करेंगे, यूके के करेंगे, सिंगापुर के करेंगे, किसे करना है। सो ये सब होता है। तो ये आंसर इतना सही था।
इसमें क्या क्या हमने कवर करा? पहले तो मैरीटाइम जोन्स कौन से होते हैं? टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक, कंटिगुअस जोन 24 नॉटिकल माइल्स, योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगेन अंडर 200 एंड बियॉन्ड, और हाई सीज होता है। फ्रीडम्स हमने करी, बहुत सारी फ्रीडम्स होती हैं हाई सी में, जैसे फिशिंग का, ओवरफ्लाइट का, आर्टिफिशियल आइलैंड्स का, सी बेड पाइपलाइंस का, केबल्स का, एक्सप्लोरेशन का, एक्सप्लॉयटेशन का, नेविगेशन का, ये सारी फ्रीडम्स होते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे कैसे कर सकते हो? नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल रेजोल्यूशन, सब बट करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा आंसर। अब इसके क्वेश्चंस अलग अलग वे में आ सकते हैं, जैसे ये आपको पूछ सकते हैं डिस्कस इन डिटेल द कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टेरिटोरियल सी क्या है, तो भी आपको पूरा ही लिखना है, कि खाली टेरिटोरियल सी लिखोगे तो कैसे चलेगा। फिर आता है एक्सप्लेन वेरियस फ्रीडम्स इन हाई सी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कैसे होता है अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। सब में आंसर आपको यही लिखना पड़ेगा। और डिस्प्यूट, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो ये सारे पॉइंट्स आप थोड़े इलाबोरेट कर दीजिएगा, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन का, मीडिएशन का, ऑलराइट। बट ये आंसर तो लिखना ही लिखना है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ऑलराइट। इसमें कुछ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, पढ़ के जाना, जैसे एंग्लो नॉर्वेनियन फिशरीज केस है, एसएस लोटस केस है, फिर फिशरीज ज्यूरिसडिक्शन केस है, फिर आपका कोरफू चैनल केस है, ऑलराइट, आइलैंड ऑफ पाल्मास केस है, फिर नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस है, रेनबो वॉरियर केस है, ये सब करने ही करने हैं, भूलना मत। अब LLB 3 ईयर एंड 5 ईयर प्रोग्राम में और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अंडर द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, के डेवलपमेंट और ओरिजिन क्या था पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। तो ये बड़ा ही छोटा सा आंसर है, ठीक है, ये छोटे से आंसर को हम बहुत ही ब्रीफ में करेंगे। इसमें आपको अटैच क्या करना है, आपको अपेंड क्या करना है ताकि आपका आंसर लंबा हो, वो भी हम करेंगे। बिना वक्त की बर्बादी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हुआ कैसे। अब इसमें 4 चीज़ें, एंशियंट टाइम में, यानी कि एंशियंट रूट्स इसके जाते हैं मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट, रोम, वहाँ से ये बने, क्योंकि वहाँ पे क्या बात की थी, स्टेट सॉवरेनिटी की बात करी, वहाँ पे सोशल जस्टिस की बात करी थी, वहाँ पे इक्वालिटी की बातें करी। पहले पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ये सब जब बातें हो रही थी तो पहले पहले वहाँ से निकला, ऐसा माना जाता है। तो एंशियंट रूट्स थे। फिर आया रेनेसांस एंड मेडिवल एरा। तो जब रेनेसांस एंड मेडिवल एरा आया, उस टाइम पे बहुत बड़े अटेम्प्ट्स किए गए टू एबॉलिश दी मोनार्की सिस्टम, ठीक है। तो मोनार्क्स की पावर को लिमिट करने के लिए बहुत अटेम्प्ट्स हुए, मेजर अटेम्प्ट्स हुए। ये था रेनेसांस पीरियड एंड मेडिवल पीरियड में। फिर आगे बढ़े, 17 टू 18 सेंचुरी को कहा जाता है एनलाइटमेंट एरा। तो जब एनलाइटमेंट एरा आया तो इस एनलाइटमेंट एरा में क्या हुए, थियोरीज निकाली गई राइट्स पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये एनलाइटमेंट एरा में आए। और 18 टू 19 सेंचुरी में जो है मॉडर्न डिक्लेरेशन हुए, फॉर्मलाइजेशन होना शुरू हो गया, कोडिफिकेशन होने शुरू हो गए, किसके, इंडिविजुअल राइट्स के, इंटरनेशनल लॉज के, और सारे कस्टमरी लॉ को कंसिडर करना, ये सब करना। अब अगर आप देखोगे तो यही 4 चीज़ें, एंशियंट रूट्स, मेडिवल रेनेसांस पीरियड, 17 टू 18 सेंचुरी जिसको हमने एनलाइटमेंट एरा कहा, और उसके बाद 18 टू 19 सेंचुरी का टाइम जहाँ पे आपके मॉडर्न लॉज आए। आंसर इतना ही है, लेकिन अब इसके साथ आप कनेक्ट क्या करेंगे, तो आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कितने सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज 4 हैं। क्या क्या, कस्टमरी लॉ होता है, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑन द सी के। फिर उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के बाद इसके पर्पस क्या है, तो 4 मेन पर्पस है। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, एंड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसके साथ आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसकी थियोरीज क्या क्या है, इंटरनेशनल लॉ की थियोरीज क्या है। ये भी आप लिख सकते हैं, 5 थियोरीज हैं। नेचुरल लॉ थियोरी है, पॉजिटिविस्ट थियोरी है, साथ में आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी है, रियलिस्ट थियोरी है, लिबरल थियोरी है, और 5 डॉक्ट्रिन्स भी लिख सकते हैं।
डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट कॉगन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ पैक्टा सर्वांडा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अब ये सब क्या है? सोर्सेज बता दिए, पर्पस बता दिए, थियरीज बता दी, और हमने क्या बता दिया आपको? डॉक्ट्रिन्स बता दी। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा, और हमारी अलग से इसके लिए वीडियो अपलोडेड है, तो काइंडली चेक इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको इन चारों का पूरा एलैबोरेटेड डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ये आंसर तो इतना ही है, इससे आपका बेड़ा पार एग्जाम में हो जाएगा। छोटा आंसर है, गड़बड़ मत करना प्लीज़। LLB 3 ईयर एंड 5 ईयर का जो प्रोग्राम है उसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंडर एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो, ये पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स था, लेकिन अब हो गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ऊपर वाले की बड़ी कृपा हुई है। और अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नेशनैलिटी क्या है, व्हाट इज नेशनैलिटी एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी की नेशनैलिटी मिल कैसे सकती है, जा कैसे सकती है। तो बिना किसी वक्त की बर्बादी के ये क्वेश्चन करते हैं। तो नेशनैलिटी एग्जैक्टली है क्या? देखो, नेशनैलिटी एक लीगल रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप है या लीगल बॉन्ड है बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द सोवरेन स्टेट। नेशनैलिटी से ये पता चलता है कि लीगली आप उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सोवरेन स्टेट के मेंबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखना। और मेहरबानी करके वकील बनने वाले हो, प्रोफेशनल बनने वाले हो, थोड़ी शर्म करो और ऊपर वाले से डरो, ठीक है? ये लिख लेना, थोड़े लीगल टर्म्स लिख लिया करो। तो इट्स अ लीगल बॉन्ड बिटवीन होम, इंडिविजुअल एंड द सोवरेन स्टेट, जो क्या बताता है? मेंबरशिप बताता है कि भाई मैं इस कंट्री का क्या हूं? सिटीजन हूं, इस कंट्री का मेंबर हूं लीगली। हर एक देश में ज़रूरी नहीं है कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप को एक जैसा ट्रीट करें, लेकिन इंडिया में करते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब जब आप किसी भी कंट्री के नेशनल बनते हो तो सर्टनली आपको कुछ उसके राइट्स मिलते हैं और कुछ ड्यूटीज़ मिलती हैं। इंडिया के भी सर्टन राइट्स हैं जो उसके सिटीजन्स को मिलते हैं, सर्टन ड्यूटीज़ हैं जो उसके सिटीजन्स को फुलफिल करनी होती हैं। ऑलराइट, ये चीज़ हो जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्विजिशन कैसे होती है नेशनैलिटी की, यानी कि आपको नेशनैलिटी मिल कैसे सकती है। तो पहला तो होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ के अंदर दो चीज़ है जिसको कहते हैं जस सॉली एंड जस सैंग्विनिस। जस सॉली मतलब क्या? जब मैं उस कंट्री की टेरिटोरियल ज्योग्राफी में पैदा होता हूँ, उसकी सॉइल पे पैदा होता हूँ, तो नेचुरली मुझे क्या मिलती है? उसकी मेंबरशिप मिल जाती है, मुझे उसकी नेशनैलिटी मिल जाती है, क्योंकि बाय बर्थ मैं वहाँ का हो गया। तो उसको कहते हैं जस सॉली, कि मैं पैदा ही वहाँ हुआ हूँ। सेकेंड होती है जस सैंग्विनिस। अब जस्ट सैंग्विनिस का मतलब क्या होता है? रिलेशन बाय ब्लड। यानी भले ही मैं वहां की सॉइल पे पैदा नहीं हुआ हूं, भले ही मैं उस टेरिटोरियल ज्योग्राफी में नहीं पैदा हुआ, बट माई पेरेंट्स आर नेशनल्स ऑफ इंडिया, सो नेचुरली आई गेट द सिटीजनशिप, आई गेट द नेशनलिटी एज एन इंडियन बिकॉज माई पेरेंट्स आर नेशनल्स ऑफ इंडिया। इसको कहते हैं जस्ट सैंग्विनिस। ऑलराइट, तीसरी चीज होती है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब क्या है? नेचुरली आपने लीगल प्रोसीजर्स करे, लीगल स्टेप्स फॉलो करे, वो सारा प्रोसेस फॉलो करा लीगल, तो आप क्या बन गए? आप वहाँ के नेशनल बन गए उस कंट्री के, आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, तो बाय नेचुरलाइजेशन। फोर्थ होता है बाय मैरिज, यानी कि भाई आप अब अपनी बहू विलायत से लेकर आए हो, तो नेचुरली वहाँ की सिटीजनशिप तो उसकी आप रखोगे नहीं, यहाँ की रखोगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव एनी अदर इंटेंशंस विच आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू पर से। बट बाय मैरिज या आप कहीं चले गए तो वहाँ की नेशनैलिटी आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो बाय मैरिज ये चीज़ होती है। एंड बाय अडॉप्शन, भाई कहीं किसी और कंट्री से आपने बच्चा अडॉप्ट किया है, आप यहाँ लेकर आ गए या विज अविज, तो ऑब्वियसली वैसी आपको नेशनैलिटी या आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये टोटल 5 केसेस होते हैं जिससे आपको क्या मिलती है? नेशनलिटी या सिटीजनशिप मिलती है। पहला बाय बर्थ। बाय बर्थ में दो चीज़, जस्ट सॉली, जस्ट सैंग्विनिस, यानी टेकिंग बर्थ ऑन द सॉइल ऑफ या टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ दैट कंट्री, या थ्रू द ब्लड, बाय ब्लड, पेरेंट्स वहाँ के, तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप या नेशनलिटी मिल गई। फिर बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन कैसे? आपने लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करे, स्टेप्स फॉलो करे, तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप या नेशनलिटी मिल गई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको क्या मिल गया? आपने बाय मैरिज आपने वहाँ की सिटीजनशिप ली, आपने वहाँ का नेशनल
ये नेशनलिटी एक्सेप्ट करी, उन्होंने आपको एक्सेप्ट करा, एंड बाय अडॉप्शन। तो ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई लॉस कैसे हो सकता है। तो लॉस आपने खुद ने पहला तो रिवोक कर दिया, खुद ने आपने वहाँ की नेशनलिटी गिव अप कर दी उस देश की, तो वैसे वो रिवोक हो जाती है, या क्या होता है वहाँ पे आपकी नेशनलिटी चली जाती है। सेकंड, अगर देश ने आपसे आपकी नेशनलिटी छीन ली, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई आपने नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट दिया, देश निकाला दे दिया आपको, या आपने कोई भी ऐसा काम करा हुआ है जहाँ पे क्या हो गया, आप क्रिमिनली प्रोसिक्यूट हो गए, उतना बड़ा कांड कर दिया कि देश ने आपसे आपकी नेशनलिटी छीन ली, ठीक है। फिर और एक स्टेट में आपकी नेशनलिटी जा सकती है जब आपके पास ड्यूअल या मल्टीपल सिटीजनशिप्स हो, नेशनलिटीज हो। देखो इंडिया को एंटरटेन नहीं करता, कुछ देश करते हैं कुछ नहीं करते, इंडिया नहीं करता। तो अगर आपके पास ड्यूअल या मल्टीपल नेशनलिटीज़ हैं तो वह एक्सेप्टेड नहीं है, तो ऐसे स्टेट में आपकी नेशनलिटी चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई नेशनलिटी क्या होती है, नेशनलिटी कैसे मिलती है, और नेशनलिटी कैसे जा सकती है। ऑलराइट, अब इसके बाद में अगर आपको इस आंसर को लंबा करना है तो उस आंसर को आप लंबा कर सकते हो बाय राइटिंग अबाउट इंटरनेशनल लॉ। उसके लिए हमने सेपरेट स्टैंडर्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक दैट आउट। तो भाई साहब, अब 3 ईयर एंड 5 ईयर LLB कोर्स में मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, उसमें एक बहुत ही फर्राटेदार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, जिसको हम कहते हैं रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूटिव एंड डिक्लेरेटरी थियोरी किसे कहते हैं। तो आंख नाक कान मुंह के पर्दे खोल के इस आंसर को सुनो और गड़बड़ मत करना। मेरा नाम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ सब कुछ, बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं, ठीक है। वैभव सब बताता है। ऑलराइट, चलो बिना किसी वक्त की बर्बादी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ स्टेट होता कैसे है। तो देखिए, रिकग्निशन ऑफ स्टेट 4 तरीके से, 4 मेन इसके पैरामीटर्स हैं अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ, जिसमें किसी भी स्टेट को एज अ स्टैंड अलोन या इंडिपेंडेंट या सोवरेन स्टेट की मान्यता दी जाती है। पहला, उस स्टेट की डिफाइंड ज्योग्राफी होनी चाहिए, यानी टेरिटोरियल उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, उसकी एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके सिटीजन होने चाहिए। थर्ड, उस स्टेट की एक अपनी खुद की इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर सरकार ही नहीं है तो चलाएगा कौन देश। ये इंडिया के साथ हुआ था, 47 में इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्या तब तक? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। तो इफेक्टिव गवर्नेंस कहाँ से आएगी? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो हमको कुछ चीज़ें पहले की कंटिन्यू रखनी पड़ी, ऑलराइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स की ये वन ऑफ द कंडीशंस भी थी कि पहले आप बना तो लो आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सब बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मेन क्या है, इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नमेंट वहाँ की होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस सोवरेन स्टेट की खुद की अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए दूसरी सोवरेन स्टेट्स के साथ, या लेट मी रीफ्रेज, दूसरे रिकग्नाइज स्टेट्स के साथ ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स में एंटर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये 4 प्री रिक्विजिट्स हैं किसी भी नए बने हुए देश को एज ए रिकग्नाइज स्टेट का दर्जा मिलने के लिए। क्या? खुद की डिफाइंड टेरिटोरियल जोग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, आपके पास सिटीजन्स होने चाहिए यानी परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास आपकी इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज विद अदर रिकग्नाइज स्टेट्स। अब देखो भाई, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कंस्टिट्यूटिव थ्योरी और एक होती है डिक्लेरेटरी थ्योरी। प्यार से शॉर्ट में बता रहा हूँ। कंस्टिट्यूटिव थ्योरी ये होती है सिंपल, ऐसे किसी देश को तब तक रिकग्निशन नहीं मिलेगा जब तक बाकी के रिकग्नाइज स्टेट्स उसको रिकग्निशन दे नहीं देते, भले ही उसने चारों स्टेप्स फॉलो किए, लेकिन जब तक दूसरे के रिकग्नाइज स्टेट्स उसको रिकग्निशन नहीं देते, मान्यता नहीं देते, तो उसको मान्यता मिलेगी नहीं। सेकेंड होती है डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या बोलती है? भाड़ में गए दूसरे के रिकग्नाइज स्टेट्स, भाई मैंने ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पैरामीटर्स अचीव कर लिए, मैं रिकग्नाइज स्टेट हो गया, दिस इज हाउ इट गोज, वेरी सिंपल। तो ये 2 थियोरी होती है, कंस्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटरी थ्योरी, ऑलराइट, खाली पैरामीटर्स मिलने। अब प्रोसेस क्या होता है किसी भी स्टेट के बनने का, किसी भी रिकग्नाइज स्टेट के बनने? स्टेट बनता कैसे है, कंट्री बनती कैसे है? तो भाई 2 लाइव एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडिया बना वैसे डीकोलोनाइजेशन
यानी कि जब डीकोलोनाइजेशन हो जाती है, पहले की बनी हुई कॉलोनीज थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनीज बनाई थी इंडिया में, कॉलोनाइज किया था हमको, फिर जब वो चली गई, डीकोलोनाइज हो गए हम, तो हम एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एज ए रिकग्नाइज स्टेट बन गए। ठीक है। और दूसरा जो बांग्लादेश के साथ हुआ 1971 की वॉर के बाद, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, तो जब क्या हो गया, एक पाकिस्तान उड़ गया और बांग्लादेश बना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेसोल्यूशन। सक्सेशन भी एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन डेसोल्यूशन कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो डेसोल्यूशन इज द सेकेंड थिंग, यानी कि जब एक देश टूट के मल्टीपल देशों में बन जाता है, मल्टीपल रिकग्निशन। देखो इंडिया के साथ भी एक तरीके से तो ये है, इंडिया में पहले कितनी सारी कंट्रीज थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद में भूटान, बांग्लादेश, ये सब क्या थे, ये इंडिया के पार्ट थे कहीं ना कहीं, बहुत बहुत पहले। तब तो इंडोनेशिया भी था, म्यांमार भी काफ़ी हद तक। ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब सब अलग 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 देश बन गए, तो क्या हो गया, ये डेसोल्यूशन हो गया। तो जब डेसोल्यूशन में एक बड़ा देश टूट के छोटे छोटे देशों में बन जाता है, तो उसको डेसोल्यूशन कहते हैं। और वैसे ही जब छोटे छोटे देश एक साथ आके एक बड़ा देश बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। ऐसे भी एक स्टेट बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्सेशन, यानी कि जब सक्सीड कर लिया आपको किसी और ने, तो उसको सक्सेशन कहते हैं, वैसे भी एक स्टेट बन जाता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिकग्निशन की अगर हम बात करें, तो दो टाइप की रिकग्निशन होती है, एक कहते हैं डी फैक्टो रिकग्निशन और एक होती है डी ज्यूरे रिकग्निशन, या कुछ लोग इसको डी ज्यूर भी कहते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या कहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है। अब तुम उसे मोजितो कहो या मोइतो कहो, मिलेगा तो वही तुमको। तो डी फैक्टो रिकग्निशन का मतलब होता है टेम्पररी रिकग्निशन, यानी कि जब आपकी गवर्नमेंट, ऐसे किसी स्टेट की गवर्नमेंट की परमानेंस या उसकी लेजिटिमिटी अनसर्टन है, तो टेम्पररी रिकग्निशन ठीक है, तो उसे कहते हैं डी फैक्टो रिकग्निशन। और डी ज्यूरे या डी ज्यूर रिकग्निशन का मतलब होता है परमानेंट, यानी कि उसकी इफेक्टिव गवर्नमेंट की कंप्लीट लेजिटिमेट रिकग्निशन उसको मिल चुकी है, तो इसको कहते हैं डी ज्यूर रिकग्निशन। तो इस आंसर में भाई साहब चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रिकग्निशन ऑफ स्टेट कैसे होता है, चार चीज़ों से होता है। उसकी डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी टू एंटर इन रिलेशंस यानी कि एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज विद अदर स्टेट्स। ऑलराइट। फिर प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस भी उसके होते हैं चार, डीकोलोनाइजेशन, सक्सेशन, डिसोल्यूशन या यूनिफिकेशन। आगे कौन सी दो थियरीज है, कंस्टिट्यूटिव थियरी और डिक्लेरेटरी थियरी। कॉन्स्टिट्यूटिव क्या बोलता है, भले ही आपने पैरामीटर्स अचीव किए, जब तक दूसरे रिकग्नाइज स्टेट आपको रिकग्निशन नहीं देते तब तक आप रिकग्नाइज नहीं हो। डिक्लेरेटरी क्या बोलता है, भाड़ में गए दूसरे रिकग्नाइज स्टेट्स, चार ये पैरामीटर्स मैंने अचीव कर लिए, मैं रिकग्नाइज हो गया। और सेकंड दो टाइप के वापस थियरीज, डी ज्यूर रिकग्निशन और डी फैक्टो रिकग्निशन। डी फैक्टो टेम्पररी, जब तक आपकी गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो परमानेंट नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसकी लेजिटिमेसी जो है वो अनसर्टन है। और डी ज्यूर का मतलब होता है जब लेजिटिमेसी, कंप्लीट लेजिटिमेसी है, परमानेंट है और आपकी गवर्नमेंट परमानेंट है, तो उसको डी ज्यूरे या डी ज्यूर रिकग्निशन कहते हैं। इस आंसर में गड़बड़ मत करना। LLB 3 ईयर एंड 5 ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, वहां पे एक बहुत ही भयानक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है, यानी 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये कभी कभी 13 मार्क के लिए भी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं आइलैंड ऑफ पाल्मास केस। ये हुआ क्या था, ये हम वो समझाने यहाँ बैठे हैं। और सब नर के बच्चों को ये क्लियर कर दूँ, ये सुनने के बाद अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है, तो वापस सुन लेना, ये मत कहना वैभव ने बताया नहीं। कंटिन्यू करते हैं, चलो। तो आइलैंड ऑफ पाल्मास केस क्या था, तो ये बेसिकली पूरी कहानी, केस और किस्सा था सोवरेनिटी के ऊपर। किसकी सोवरेनिटी, आइलैंड ऑफ पाल्मास की। आज इसको हम मियांगस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आइलैंड ऑफ पाल्मास है, ये है क्या भाई साहब, ये पैसिफिक ओशन में आता है, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है। तो अब इसमें पंगा ये हो गया कि यार बिलोंग किसको करता है, फिलीपींस को या इंडोनेशिया को। तो ये जब सब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तब यूनाइटेड स्टेट्स और नीदरलैंड्स आया सामने। यूनाइटेड स्टेट्स ने केस लड़ा ऑन बिहाफ ऑफ फिलीपींस और नीदरलैंड्स ने ये केस लड़ा ऑन बिहाफ ऑफ इंडोनेशिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा, और ये केस गया कहाँ था, ये केस गया था PCA में, यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में।
तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब ये केस गया, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ये आर्ग्यूमेंट करी कि ये जो पूरा आइलैंड ऑफ पाल्मास है ये बिलोंग करता है फिलीपींस को। क्यों? क्योंकि फिलीपींस था जिसने इसको डिस्कवर करा और वहाँ पे इसकी ऑक्यूपेशनल प्रेजेंस है, यानी कि क्या है, उसकी वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंस है और इन्होंने इसको डिस्कवर करा हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे फिलीपींस अपना ऑक्यूपेशन इफेक्टिवली चलाता भी है। लेकिन नेदरलैंड ने जो क्लेम करा, नेदरलैंड ने बोला कि ठीक है होगा, लेकिन सोवरेनिटी हम क्लेम करते हैं। यानी कौन? इंडोनेशिया क्लेम करती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंटिन्यूस और इफेक्टिव कंट्रोल है। इनका ऑक्यूपेशन होगा लेकिन कंट्रोल तो हमारा है ना वहाँ पे। थ्रू व्हाट? थ्रू द डच ईस्ट इंडीज एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंडोनेशिया गवर्न करता है। तो जो आर्बिट्रल अवार्ड था ये 1928 में आया, और जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया हमारी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंटरनेशनल लॉ के अंडर, वो दिया था नेदरलैंड्स के यानी इंडोनेशिया के फेवर में। और उन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है, वहाँ पे ट्रिब्यूनल ने प्रिंसिपल ऑफ उटी पॉसिडेटिस जूरिस लगाया, यानी कि एज यू पोजेस अंडर लॉ। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमने माना कि फिलीपींस का वहाँ पे ऑक्यूपेशन होगा, इफेक्टिव ऑक्यूपेशन होगा, डिस्कवरी उन्होंने क्योंकि हो सकता है, लेकिन कंट्रोल किसका है? गवर्नेंस किसकी चल रही है? कंटिन्यूस गवर्नेंस किसकी चल रही है? तो वो चल रही है डच ईस्ट इंडीज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसकी? इंडोनेशिया की चल रही है। इसके लिए ये किसको बिलोंग करता है? ये आइलैंड बिलोंग करता है टू दी सोवरेनिटी ऑफ इंडोनेशिया। ऑलराइट, बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है। और यहाँ पे जो बेसिस दिया यानी रेशियो डिसिडेंडी था वो ये था कि भाई सोवरेनिटी इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलराइट, एंड कंट्रोल। तो रैशनल यही था यहाँ पे कि ट्रिब्यूनल ने बोला जो नेदरलैंड्स हैं वहाँ पे उसका इफेक्टिव टेरिटोरियल कंट्रोल था और गवर्नेंस थी ओवर आइलैंड ऑफ पाल्मास, इसके लिए वहाँ पे डच सोवरेनिटी है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 13 मार्क के लिए इतना आया नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट्स के लिए 100% आता है, तो प्लीज़ ये ध्यान से करके जाना। सो भाई ये था सारी कहानी। अब तक हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिवली आए हैं अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 3 ईयर एंड 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में वो कवर किए हैं। प्लीज़ पढ़ के जाओ। और अगर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स चाहिए या ब्रीफ में कंसाइज नोट्स भी चाहिए तो इट इज़ अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट कमर्सियन। आप कमर्सियन के कॉन्टैक्ट अस सेक्शन से यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल और यू कैन ड्रॉप अस अ मैसेज and we will supply these notes to you. Definitely there are some terms and conditions for it which we shall discuss once we meet you on the other side. Till then, stay tuned, subscribe to the channel for latest videos and such educational videos. और अगर तुम एग्जाम में फेल नहीं होना है तो and hit the bell icon for more notifications. अब जाओ पढ़ाई करो। टेक केयर।